रंगमंच के द्वार स्वागत करते हैं हम सबका रंगमंच के द्वार। जहाँ कथा है धर्म की और पर न्याय गया है हार, स्वागत करते हैं हम सबका रंगमंच के द्वार। एकलव्य की प्रतिध्वनि आज भी करे पुकार, एकलव्य की प्रतिध्वनि आज भी करे पुकार। जहाँ कथा है धर्म की और पर न्याय गया है हार, स्वागत करते हैं हम सबका रंगमंच के द्वार। इस कहानी में है बीते कल की छाया, आज की इस कहानी में है बीते कल की छाया। द्रोण बने फिर हर एक मानव क्या फिर बड़ी है माया। द्रोणाचार्य की इस कथा में, द्रोणाचार्य की इस कथा में हम सब एक किरदार। द्रोणाचार्य की इस कथा में हम सब एक किरदार। जहाँ कथा है धर्म की और पर न्याय गया है हार, स्वागत करते हैं हम सबका रंगमंच के द्वार। स्वागत करते हैं हम सबका रंगमंच के द्वार। जहाँ कथा है धर्म की और पर न्याय गया है हार, स्वागत करते हैं हम सबका रंगमंच के द्वार, रंगमंच के द्वार, रंगमंच के द्वार। लाइट तो जला ली थी, अंधेरे में तब घुटना कैसे नहीं तुम्हारा? जानते हो शक्कर क्या भाव हो गई है? कुछ 4 हो गई है। इतनी बात कहा है सिगरेट नीचे मत फेंका करो, झाड़ू मार मार कर तो कमर मेरे ही टूटती है ना। अरे उठा लिया करूंगा। राशन कार्ड बनाया नहीं? नहीं बनाना, परवाह किसको है? माँ का ऑपरेशन कब तय हुआ है? इसका मतलब वहां भी नहीं गए। सारी आफत मेरे सर। कहाँ मरूंगी मैं? बोल दे तो नहीं, क्या हो गया तुम्हें? कुछ भी तो नहीं। सिन्हा का काम किया या नहीं? नहीं किया ना? नहीं बनाया ना नंबर, तो लपक कर एहसान क्यों लेते हो? अब लड़का पास होने लायक नहीं था तो मैं क्या करता? जाहिर है तुमने फेल कर दिया होगा, क्योंकि मैंने जो बोला था कोई और बोलता तो। अब चुप भी रहोगी? चुप रहने के सिवाय क्या ही क्या है आज तक मैंने। तुम बैठो हरिश्चंद्र के खाली आसन पर। जानते हो शहर में क्या खबरें फैल रही है? कैसी खबरें? मुझे भी नहीं बताया। आज जो कुछ सुबह हुआ क्या सच है? क्या हुआ सुबह? जानती हो भाभी,
आज इसने प्रेसिडेंट के बेटे को ही नकल करते हुए घर दबोचा। यानी राजकुमार को। हाँ, राजकुमार को, शहर के सबसे बड़े गुंडे को, सब जानते हुए, सब कुछ जानते हुए भी तुम्हारी अक्ल में पत्थर क्यों पड़ जाते हैं? अरे छुरा सामने रखकर नकल कर रहा था, कैसे छोड़ देता? हाँ, अब तुम ही बचे हो सारी ईमानदारी और सच्चाई की औलाद। आराम से रहना, तुम्हारी किस्मत जब बड़ा हो तब ना। तुम्हें क्या गरज पड़ी थी? कर रहा था तो नकल करने देते, तुम्हारा क्या बिगड़ जाता? अरे कुछ मेरी भी सुनोगे? अरे कान पक गए तुम्हारी बातें सुनते सुनते। कहाँ जो सोचा था साल 2 साल में तुम प्रिंसिपल और मैं वाइस प्रिंसिपल बनूंगा, और कहा तुमने नहीं हंगामा खड़ा कर दिया। पहले अपनी चमड़ी बचाओ, तब लगाओ हाथ दूसरों को। अगर मेरी जगह तुम होते तो क्या करते? ये हुई ना बात। मैं तो और कागज ला कर देता और कहता बेटा करो, आराम से करो, इत्मीनान से करो। अरे अपने बाप का क्या जाता है? दूसरों के लिए सवाल छोटा हो सकता है ये तो, लेकिन हमारे लिए जीवन मरण का सवाल है, प्रोफेशनल एथिक्स का सवाल है। अरे लेक्चर मत दो। जब से तुमने बिमलेंदु का द्रोणाचार्य नाटक क्या खेला, तुम्हारा दिमाग गिर गया है। छोड़ो छोड़ो ये मिडिल क्लास का नपुंसक जोश और जाओ प्रेसिडेंट के हाथ पांव पढ़ो और केस को रफा दफा करो। जदू, और नहीं तो क्या, माँ कैंसर से अस्पताल में पड़ी है। विधवा बहन हर पहली तारीख को तुम्हारे मनी ऑर्डर का इंतजार करती है। बेटे को मेडिकल कॉलेज डालना है कि नहीं, अभी समझाओ जरा इसे। इन्हें समझाना बेकार है ये भाई, समझदारी से तो इनकी दुश्मनी है। दीवार में सर पटकते पटकते आधी उम्र कट गई है मेरी। तुमने प्रेसिडेंट के बेटे की रिपोर्ट कर दी? और क्या कर? तो एक काम करो, रिपोर्ट वापस ले लो। क्या कोई साथ नहीं देगा? कोई साथ नहीं देगा तुम्हारा। बिमलेंदु, याद है बिमलेंदु? उसका साथ किसने दिया था? देखो देखो, बीच चौराहे पे उसको लाठी मार मार के गुंडों ने उसकी जान ले ली। क्या किया था उसने? उसने भी तो बड़े आदमी के बेटे को नकल करते हुए पकड़ा था। एक तो आदमी दवाई देने जाए और ऐसा नहीं सब बुज़दिलों की तरह घर बैठे रहे। तुम्हारा साथ भी वैसे ही वो देंगे। तुम बिमलेंदु का नाम लेकर मुझे डरा रहे हो। कोई साथ दे ना दे, मेरी रिपोर्ट वापस नहीं। तुम अकेले कुछ नहीं कर पाओगे, मेरा कहा मानो, वरना तुम्हें भी बिमलेंदु की तरह ऐसे ही मार दिया जाएगा। अभी समझाओ इसे जरा। जानते हो किस तरह घसीट रही हो तुम्हारी गृहस्थी की गाड़ी? एक एक पैसे की खींचा तान मचेगी और तुमने नई मुसीबत खड़ी कर दी। अरे मैं निपट लूंगा। हाँ निपट लोगे, नौकरी छोड़कर घर बैठ जाओगे। क्या तुमने ही दुनिया को सुधारने का अकेले ठेका ले रखा है? भगवान के लिए कुछ ऐसा तो मत करो कि लग लगाए रोटी भी छिन जाए। अरे अब किस किस से डरू लीला? कॉलेज को दुकान की तरह चलाने वाली उस प्रेसिडेंट से, चुगली खाने वाले अपने सहयोगी से, अंगूठा छाप कमेटी मेंबरों से, क्या उस लीज लीजिए बेहूते प्रिंसिपल से? क्या सारी उम्र डरते ही रहना होगा? फिर भी इन लड़कों का क्या भरोसा, किसका साथ दिया इन लोगों ने? कहीं बिमलेंदु की तरह नहीं। मैं कहती हूँ क्यों पड़े हो इस पचड़े में, मत पड़ो। अरे देखा जाएगा, मैं बाहर जा रहा हूँ। इस समय बाहर मत जाओ। अरे डरती हो, इतना डरूंगा तो काम कैसे करूंगा? तुम्हें ना समझाना ही बेकार है। तुम क्या करूं सर, आना ही पड़ा। अब कौन सा पराक्रम कराए हो? पराक्रम? पराक्रम मैं क्या करूंगा सर? पराक्रम तो मेरे प्रोफेसर कर रहे हैं। बदतमीजी करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? पहले आती थी सर, अब सवाली ग्राउंड पे। अब तो किसी पर विश्वास भी नहीं रहा। झूठ बोलते हो, नकल करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? अरे तुम्हारी जगह कोई और होता तो डूब मरता। मैं जानता था सर आप यही बात कहेंगे, दूसरी कोई बात कही जा सकती है? लेकिन सर मैं सोचता था कम से कम आप तो सच्चाई के लिए लड़ोगे। मैं कुछ नहीं सुना चाहता। आई डिसलाइक यू, गेट आउट। सर क्या आप मेरी बात भी नहीं सुनेंगे? कौन सुनूं? सर आप नहीं सुनोगे तो कौन सुनेगा? अगर सुनने के बाद आपको लगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो निकालिए चप्पल और मारिए 10। ठीक, बैठ। मैंने नकल नहीं की है सर। नहीं, तुमने नकल की है। नो सर, मैंने नकल नहीं की है। प्रोफेसर मिश्रा क्या झूठ बोलेंगे? मैंने नकल नहीं की है सर। कागज किसके हाथ में था? मेरे। इसके बाद भी? पर सर मैंने उस कागज का इस्तेमाल भी नहीं किया। दिस इज नो आर्गुमेंट। आप जानते हैं सर मेरे सामने कौन बैठा था? कौन? वो राजकुमार। इससे क्या होता है? वो छुरा रखकर नकल कर रहा था सर। प्रोफेसर मिश्रा की ड्यूटी कमरे पर थी। वो बार बार राजकुमार की सीट से दूर घूम रहे थे और उसे देखकर भी अनदेखा कर रहे लेकिन थे। इससे ये कहां सिद्ध होता है कि तुमने नकल नहीं की? पहले पूरी बात तो सुन लीजिए सर। राजकुमार के पास से कागज का टुकड़ा उठकर मेरे पास आया। मैंने वो कागज उठाया। मैं सोच ही रहा था कि प्रोफेसर मिश्रा को दे दूं
लेकिन मैं देता इससे पहले वो आए और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। तो तुमने विरोध क्यों नहीं किया? मैं बहुत चीखा चिल्लाया सर, लेकिन वो नहीं माने। जरूर तुमने कोई बदतमीजी की हो। बदतमीजी कभी की है सर मैंने? वो धकेलते हुए मुझे प्रिंसिपल के पास ले गए। तो प्रिंसिपल से अपनी बात क्यों नहीं की? सर वहां प्रिंसिपल के साथ कॉलेज की प्रेसिडेंट भी बैठी थी और वो मेरी ओर देख के इस तरह मुस्कुराती है जैसे कोई शिकार रात तक गया हो। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मुझे कुछ देर के लिए कमरे से बाहर जाने के लिए कहा और फिर वापस बुलाया तो मेरी रिपोर्ट यूनिवर्सिटी भेज दी गई थी। मुझसे क्या चाहते हैं? न्याय। मतलब ये कि सर क्या आज आपने राजकुमार को पकड़ा है? तुम्हें उससे क्या लेना देना? मैं पूछने आया हूँ कि राजकुमार की रिपोर्ट यूनिवर्सिटी भेजी जा रही है या नहीं? मैंने अपना काम कर दिया है, आगे प्रिंसिपल की जिम्मेदारी। नहीं सर, आपकी भी उतनी ही जिम्मेदारी है। लेकिन कैसे? रिपोर्ट दबाई जा रही है सर, आपको रिपोर्ट यूनिवर्सिटी भिजवानी होगी। अगर उन्होंने नहीं भेजी तो मैं क्या कर लूंगा? तो फिर आपको हमारा साथ देना होगा। यानी इस बार हम लोग मरने मारने पर तुले हैं। कॉलेज की ईंट से ईंट बचाकर रख देंगे सर। हम लोग न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो राजकुमार इस बार नहीं बच सकता। अच्छा, तो अब तुम लोग आंदोलन करोगे? दूसरा और कोई चारा भी नहीं है सर हमारे पास। लेकिन चंदू, तुम लोगों ने ये कैसे मान लिया कि रिपोर्ट दबाई जा रही है? क्योंकि राजकुमार सर प्रेसिडेंट का लड़का है। अरे मैं उनकी धमकियों से नहीं डरूंगा। पूरे स्टाफ में केवल आप पर भरोसा है सर। ठीक है, कल से हम धरना देंगे, हड़ताल करेंगे, परीक्षा का बहिष्कार करेंगे, लेकिन क्या बोलते क्यों नहीं? लेकिन सर आप बदल गए तो याद रखिए, हम आपको भी नहीं छोड़ेंगे। ओह, तो तुम मुझे धमकाने आए? आप चाहे जो समझे सर, क्योंकि ये लड़ाई हमारे लिए जीवन मरण का प्रश्न है। जो हमारे साथ नहीं है उसे तो हम अपने विरुद्ध मानते हैं। मैं तो सर आपसे प्रार्थना करने आया था और आग्रह करने। इस तरह की भाषा का उपयोग करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? नहीं, क्योंकि इस समय मैं अभी अपने सैकड़ों साथियों की ओर से बोल रहा हूँ। लौट कर उन्हें जवाब भी तो देना है। जरा साफ बोलने के लिए सर माफी चाहता हूँ, लेकिन आपने बात बदली तो याद रखिए, जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेवारी सिर्फ आप पर होगी। और हाँ, आंदोलन की शुरुआत तो हम इसी घर से करेंगे। इनकलाब जिंदाबाद। देखा, तुम्हारा लाडला विद्यार्थी कितनी बदतमीजी से बात कर रहा था। क्या इन लोगों के लिए मुसीबत उठाओगे? बदतमीजी और धमकी की भाषा समझी जाती है लीला। लेकिन मैं पूछती हूँ कि तुम्हें न्याय देने के लिए जज किसने बना दिया? कभी कहा माना है मेरा? इनकी पचड़े में मत पड़ो। कभी सुनी है मेरी बात? इतना गुस्सा सेहत के लिए हानिकारक है। अच्छे दिनों के लिए गुस्सा थूकना पड़ता है, जैसे मैं थूकता हूँ। अरे बैठने के लिए नहीं बोलेंगी? अरे आइए बेटा। पानी के लिए तो पूछा ही नहीं आपने। मैं लेके आती। चाय लेगा? अच्छा अच्छा। हाँ, घर तो अच्छा बनाया हुआ है। लीला जी, सब ठीक चल रहा था। प्रेसिडेंट मैडम खुश थी, सबको तनख्वाह मिल रही थी, रेट ये बढ़ाने की भी सोच रही थी, पर अरविंद ने नाहक मुसीबत खड़ी कर दी। इन्हें ही कहते हैं बुरे दिन। क्या समझिए आप? देखो ना लीला जी, प्रेसिडेंट मैडम आपके मालिक है, अन्नदाता है, उनका कॉलेज, उनकी मर्जी। इसीलिए तो कहता हूँ, नौकरी करनी है तो आंख बंद कर लो, कान भी बंद कर सकते हो आप। और मुंह खुला रखो सिर्फ रोटी खाने के लिए। तो क्या लोग विरोध नहीं करते? अरे किसकी हिम्मत है? अरे जलाक का भी कहीं विरोध किया जाता है? मुझे तो सुबह से शाम तक गालियां देती है। गधान और उल्लू का पट्टा कहती है। क्या मैं आपको गधा नजर आता हूँ? पर क्या करूँ, नौकरी करता हूँ। सुनूंगा नहीं तो क्या करूंगा? तो क्या बिल्लियों की तरह? कुछ भी हो सकता है। मारा गया ना बेचारा, उसकी बीवी की क्या हालत है अब देखा नहीं जाता। देखो मिस्टर अरविंद, राजकुमार और प्रेसिडेंट मैडम आ रही हैं। अगर रिपोर्ट दबाने को कहें तो दबा देना, इसमें हम दोनों का ही फायदा है।
अरे राजकुमार आओ, सर के पांव छुओ छुओ। अरे मैडम के भी छुओ। आइए मैडम आइए। बैठिए। प्रिंसिपल साहब, कागज उठवाइए। ओह, हमें सफाई का शौक माफ है। कीजिएगा, गलती हो गई। बैठिए। हाँ तो अरविंद साहब, भूमिका बनाए या सीधे सीधे पूछे? सीधे सीधे पूछिए। तो आपने क्या तय किया है? ये रिपोर्ट वापस ले रहे हैं। नहीं, मैं रिपोर्ट वापस नहीं लूंगा। ग्रेट। हम आपकी इसी ईमानदारी की तो कायल हैं। वैसे आपका क्या ख्याल है, अपराधी को सजा मिलनी चाहिए या नहीं? इसी बात का तो विरोध है मैडम। हम भी यही चाहते हैं। लेकिन प्रिंसिपल साहब तो कुछ है नहीं। अरे इन्हें मारिए गोली। इन्हें जहाँ बोलना होता है वहाँ नहीं बोलते हैं, और जहाँ नहीं बोलना होता है वहाँ है करते रहते हैं। अब इनकी ना वो पर्सनालिटी को ग्रेस नहीं रहा। उम्र भी तो हो गई है। अब इनके 60 हो गए, सोचते हैं कि इन्हें रिटायर कर दें, पर सही आदमी मिलता कहाँ? आप क्या कहना चाहती? यही कि असली अपराधी की खोज हो। तो आप राजकुमार को असली अपराधी नहीं मानती? राजकुमार अपराधी हो सकता है, पर असली अपराधी नहीं। और फिर आपका आरोप भी तो गलत हो सकता है ना? नहीं, मेरा आरोप सही है। आप अच्छी तरह जानती हैं कि आपका लड़का गुंडा आवारा बदमाश है। मिस्टर विंसन, भूले मत आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? राजकुमार! आपने चंदू का केस यूनिवर्सिटी क्यों भिजवाया? हमने भिजवाया। हाँ, आपने भिजवाया। आपने मौके का फायदा उठाया। आप अच्छी तरह जानती थी कि चंदू ने कुछ नहीं किया। मिस्टर अरविंद, आप शायद हद से बहुत आगे जा रहे हैं। देखिए, भला इसी में है कि आप राजकुमार की रिपोर्ट यूनिवर्सिटी जाने की। तो आप रिपोर्ट वापस नहीं लेंगे? सवाल ही नहीं होता। आप अपनी जिद का परिणाम समझते हैं मिस्टर अरविंद? तो ठीक है, हमारे में आरोप सुनिए। आप कॉलेज के लड़कों को हमारे खिलाफ भड़का रहे हैं। आप शहर की शांति व्यवस्था को खतरा पहुंचा रहे हैं, और आप बदमाश लड़कों की नेतागिरी कर रहे हैं। मैडम, आप ये अच्छी तरह जानती हैं कि आरोप गलत है। कल तक आपने रिपोर्ट नहीं बदली तो उसके परिणाम बहुत भयंकर होंगे। मैं कॉलेज बंद कर दूंगा। तो बंद कर दीजिए। जाओ प्रिंसिपल सर, समझाओ इन्हें। अरे आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? कॉलेज बंद करने से तो बात सुधर नहीं जाएगी। उधर भले ही जाए। कॉलेज बंद करने की धमकी इसने दी है, मैंने नहीं। अरे राजकुमार तो बच्चा है, उसे छोड़िए। राजकुमार को रखिए, जरा सोचिए इस घटना से मेरी पब्लिक इमेज को कितना नुकसान पहुंचेगा। चुनाव का टिकट हाथ से जाता रहेगा, और आपको तो मालूम है कि ये चुनाव का टिकट हमारे कॉलेज के लिए कितना जरूरी है। आपके नजरिए से ये बात सही हो सकती है, लेकिन मैं अरविंद साहब, अब क्या सोच के घर से निकले थे, लेकिन बात है धरी की धरी रह गई। यू आर द ओनली प्रोफेसर whom I respect so much. आपके प्रिंसिपल है ना, सोच रही हूँ इनकी छुट्टी कर दूं। पूरे कॉलेज का नाश मार के रख दिया है, और इनकी जगह मुझे कहा ना, यू आर द ओनली प्रोफेसर। हाँ, कुछ मामलों में आपसे मेरा विरोध हो सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने आपकी काबिलियत पे कभी शक किया हो। ओह, तो आप मुझे खरीदना चाहती हैं? माई कार्ड साल कहाँ कहती हूँ कि अभी फैसला कीजिए। टेक योर ऑन टाइम, अपना समय लीजिए, लेकिन हाँ, कल सुबह तक मुझे जरूर बता दीजिए। चाय नहीं पिएंगी? लीला जी, अब आप ही समझा सकती हैं, अब हमसे कोई समझ नहीं रही। चाय तो हम जरूर पिएंगे, लेकिन कल सुबह फैसला सुनने के बाद। मिस्टर विंसन, अगर आपका जवाब हाँ में हुआ तो कल चाय इसी घर में, और अगर ना में हुआ तो आपको चाय कहीं और पिलाएंगे। आप ना भी कहीं तो याद रखना, पिलाएंगे जरूर। अरे राजकुमार आओ, सब मामला खराब कर दोगे।
और कौन सा पराक्रम कराए जो ये लोग यहाँ आए थे? तुम्हें तो हाथ क्यों रहे हो? जानते हो शहर में क्या खबरें फैल रही है? और चढ़ा उस चंदू नाम के लौंडे को, तुम्हारा नाम ले लेके लौंडों को भड़का रहा है। कल कॉलेज में तबाही होने वाली है, याद रखना। अच्छा, तो तुम भी मुझे डराने आए? डराने की इसमें क्या बात है? ये लोग विमलेंदु को मार सकते हैं, तो तुम्हें क्यों नहीं? किस खेत की मूली हो तुम? तुम्हें भी मार सकते हैं। अरे यदु भाई, आज प्रेसिडेंट मैम आई थी और इनको प्रिंसिपल बनाने की बात भी तो कर रही थी। अरे ऐसे दिन बार बार नहीं आते हैं। जाओ और प्रिंसिपल बन जाओ और मेरी वाइस प्रिंसिपल का रास्ता खोलो। अपनी बकवास बंद करो। अच्छा, बकवास बकवास कहते हो? तुम्हारे पास रिपोर्ट बदलने के अलावा कोई और चारा नहीं है। राजकुमार का विरोध करोगे तो हत्या, चंदू का विरोध करोगे तो सामाजिक हत्या। हत्या से बच नहीं सकते तुम। चुप रहो। हमें चुप कराने से क्या होगा? आज चंदू या मुझ में से किसी एक को चुनना होगा। आज फैसला होके रहेगा, चंदू या मैं। चुप रहो तुम, चुप रहो। मेरा दिमाग वैसे ही काम नहीं कर रहा है। तुम अंदर जाओ, अंदर जाओ। यदु, गेट आउट। तुमसे तो बोलना ही बेकार है। कौन है? कौन हो तुम? पहचानो? क्या साल भर में ही भूल गए? तुम्हारी आवाज तो विमलेंदु की है, पर चेहरा चेहरा कहाँ गया? अब मैं बिना चेहरे का आदमी हूँ। क्या तुम विमलेंदु? हाँ, विमलेंदु, तुम्हारा मित्र। पर तुम्हारा चेहरा कहाँ गया? मेरा चेहरा मृत्यु ने उतार कर रख दिया। चेहरे के वो जिंदा रहते बदले जा सकते हैं। 1, 2, 10, यानी 100। पर मृत्यु हर चेहरा उतार कर रख देती है। क्या तुम विमलेंदु की प्रेत? प्रेत? हाँ, प्रेत। जिंदा प्रेतों के बीच एक और प्रेत। तुम बलिदान करते समय क्या सोच रहे थे? बेवकूफ! बलिदान शब्द वापस ले। मैं तुम्हारी क्लासरूम में बैठा हुआ कोई फर्स्ट ईयर का लौंडा नहीं हूं। तुम्हारे वजनी शब्दों के माया दर्पण में अपना चेहरा झांकने लगूं। मैं शब्दों से परे हूं, मैं चेहरों से परे हूं। नहीं, नहीं, मैं नहीं मान सकता। जो तुमने किया वो बलिदान था, आत्मत्याग आदर्श। फिर वही बकवास बंद करोगे या नहीं? ये बकवास बहुत सुन चुका। चिता पर मेरी लाश रखी हुई थी और तुम लोग लेक्चर दे रहे थे। हर कोई ये बताने की कोशिश कर रहा था कि वो मेरा कितना जिगरजान दोस्त रहा है। मुझ में जो नहीं था उसे भी ढूंढ कर बखान किया जा रहा था। पर असलियत क्या थी तुम जानते हो। मैं कैसे जानूंगा? तुम जानते हो, पर कहोगे कैसे? सब मन ही मन मेरी मूर्खता पर तरस खा रहे थे। हरामी लोगों में होड़ लगी हुई थी और इसी में एक हरामी ने मेरे बाप को क्रांतिकारी कहा, तपस्वी
बाप गंजेली था और वो सट्टा लगाता था। हाँ तो समझे, किसी की जान जाए और ये साले अपनी पब्लिसिटी करें। तो तुम अपनी मृत्यु पर दुखी हो? और नहीं तो क्या ये मेरी कोई उम्र थी मरने की? अभी 3 साल पहले मेरी शादी हुई थी। एक फूल सी बच्ची, पत्नी का उबलता हुआ प्यार और नाटक की दुनिया में नाम पैदा करने की ख्वाहिश, सब धरा का धरा रह गया। तो तुमने नकल क्यों पकड़ी? मूर्खता के लिए भी कोई तर्कशास्त्र होता है। जवानी का जोश था, हो गई गलती। मुझे क्या मालूम था कि इसके लिए सजाए मौत मिलेगी। नहीं, लेकिन हम लोग तुम्हारे आत्म बलिदान की गाथा गाते हैं। बलिदान? जिंदा हो ना, इसीलिए मरो तो पता चले कि जीवन क्या होता है। लेकिन नकल? उसकी ऐसी की तैसी। साले मिडिल क्लास के लोग अपनी हर गलती को ग्लोरीफाई करेंगे। और ना समझ, मेरी बीवी पिछले 1 साल से नौकरी की तलाश में दर दर भटक रही है। सब लोग आश्वासन देते हैं पर नौकरी कोई नहीं देता। सब बकवास है। तुम कहना क्या चाहते हो? वही जो तुम्हारा भीतरी मन सुनना चाहता है। यानी कि जाओ उस प्रेसिडेंट से समझौता करो और प्रिंसिपल बनो। क्या तुम्हारी भी ख्वाहिश है कि तुम्हारी लाश के पास म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन की अध्यक्षता में कोई शोक सभा हो या फिर प्रस्ताव पास किया जाए? नहीं, मैं समझौता नहीं करूंगा। मैं भी देखूंगा। मेरे नाटक का द्रोणाचार्य भी यही कहा करता था। तुम मेरी तुलना द्रोणाचार्य से क्यों करते हो? वो बहुत शक्तिशाली था। मैं एक छोटा आदमी छोटे छोटे मोर्चों पर लड़ता हूँ। बकवास! उस द्रोणाचार्य ने भी वादे किए थे तुम्हारी तरह। उसे समझो, तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर अपने आप मिल जाएगा। याद करो उसे, याद करो उसे, याद करो उसे, याद करो उसे, याद करो उसे। क्या हो गया रे? ऐसे क्यों रो रहा है? माने मारा क्या? नहीं मारा। तब क्या हुआ? कोरस पीऊंगा पिताजी, कोरस पीऊंगा। लेकिन बेटा, हमारे यहाँ गाय कहाँ है? गाय नहीं है तो क्या हुआ? माला नहीं है। क्या वो बाहर गई? नहीं, भीतर। अरे आगे तुम
अच्छा था माँ, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था माँ। घमंड मत करना। अरे अब कहाँ जा रहा है? उस क्षत्रिय कुमार के पास पिताजी। घमंडी कहीं का, आपको दरिद्र विधवा का ब्राह्मण कह रहा था। अभी बताता हूँ उसे, अभी बताता हूँ, अभी बताता हूँ। अश्वत्थामा को तुमने क्या पिलाया? और क्या? क्या उस पात्र में दूध था? झूठ क्यों बोलती हो? अब जाने भी दो। तुम तो मुझे ये बताओ कि द्रुपद ने क्या कहा? तुम्हारा स्वागत किस प्रकार किया? राजसभा बुलाई होगी तुम्हारे सम्मान में। मैंने कहा उस पात्र में क्या था? अब जाने भी दो। ये बताओ द्रुपद ने क्या कहा? तुम्हारा स्वागत किस प्रकार किया? मैंने कहा उस पात्र में क्या था? सुन भी सकोगे? द्रुपद के यहाँ से आने के बाद अब कोई बात भारी नहीं पड़ेगी। इस पात्र में दूध के नाम पर आटे का घोल था। उस छोटे से बच्चे के साथ कपट करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? शर्म करती वो अभी तक सब पटक पटक के मर गया होता। लेकिन उसने आटे का घोल पी कैसे लिया? कैसे पी लिया? पीता नहीं तो क्या करता? आंचल छूटने के बाद कभी एक बूंद दूध की पी होती तो याद रहता ना दूध का स्वाद। क्या? दूध के नाम पे जहर भी दे देती तो भी पी लेता। उसने आज तक कभी दूध नहीं पिया। इस बात पर अदृष्टि पड़ी है तुम्हारी। मैं कहती तो विश्वास करते तुम। मुझे झगड़ालू और दरिद्री कहकर कोसते। मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं होता कि उसने आज तक दूध नहीं पिया। विश्वास कैसे होगा? कभी अपने लड़के की हड्डियां गिनी है तुमने? भिखमंगे का लड़का कहलाता है तुम्हारा बेटा। मुझसे पूछो किस प्रकार जुटाती हूँ मैं 2 जून की रोटी। तेरा अनार की जीवन मेरा बनाया किसने? मैंने या तुमने? बोलते क्यों नहीं? कहाँ मर गई अगर तुम्हारी? कहना क्या चाहती हो? होंगे बड़े आचार्य, पर इससे अन्न नहीं आ जाता, कपड़े नहीं आ जाते, वो धन से आता है। क्या कहना चाहती हो कृपी? वही जो द्रुपद के यहाँ भेजते समय कहा था। लेकिन द्रुपद ने क्या किया तुम जानती हो? इसने तुम्हें अवश्य कुछ न कुछ दिया होगा। दीना जमकर एक लात मेरे माथे पर, सिपाहियों से कहकर धक्के मारकर बाहर निकलवा दिया। असंभव। कृपी उसने मुझे ढोंगी कहा, दरिद्री कहा, पाखंडी कहा। मेरा रोम रोम जल रहा है। इच्छा तो होती है कि एक ही बार से उसका सर छेद कर रख दूं। ले चुके बदला। जो अपने बेटे के लिए एक बूंद दूध की नहीं जुटा सकता, उसके उसे बदले की भाषा वाचालता है। तुम मेरी शक्ति नहीं जानती हो। तो और कौन जानता है? अब मैं ऐसी पीढ़ी तैयार करूंगा जो केवल युद्ध की भाषा बोलेगी। लेकिन पढ़ाओगे किसे? है भी तो विद्यार्थी। राज सत्ता को यूं ही नहीं उल्टा जा सकता। कहना क्या चाहती? मैं कहा कहती हूं कि अपमान का घोल द्रुपद से बदला अवश्य लो, किंतु उतावली में नहीं। योजना बना उसका नाश उसकी जाति के लोगों से ही कराओ। पता चला जब भीष्म पिता को, पता चला जब भीष्म पिता को ऐसा समाचार, है एक ऐसा धनुर्धरी जो है अपरंपार, है एक ऐसा धनुर्धरी
ना पाए। तब भीष्म पितामह बोले, नवयुग के निर्माण की अभिलाषा लिए मैं आया हूँ। नवयुग के निर्माण की अभिलाषा लिए मैं आया हूँ। राजकुमारों का गुरुपद समर्पित करने आया हूँ। राजकुमारों का गुरुपद समर्पित करने आया हूँ। समर्पित करने आया हूँ। समर्पित करने आया हूँ। सुन भीष्म का ये प्रस्ताव, दी के मन में उठा हर्ष का भाव। सोचा राजवंश के शिष्य होंगे भावी शासक। मिटेगी दरिद्रता और बनेंगे द्रुपद से प्रतिशोध लेने में सहायक। तब कृति बोली, आएगा दिन गुरु पूर्णिमा का, शुभ अवसर पद ग्रहण का। द्रोण बोले, हे गंगा पुत्र सादर प्रणाम। अभिलाषा जानने आपकी, मंथन उस पर करता हूँ। नवयुग के निर्माण के खातिर गुरुपद स्वीकार करता हूँ। वो देखिए, कुत्ते भौंकने लगे। हरिणों का झुंड देखिए उस ओर। सावधानी से निशाना साध अर्जुन, एक भी हरण भागने न पाए। गुरुदेव, कहीं से हमारे शिकारी कुत्तों पर बाण आ रहे हैं। कौन हो सकता है अर्जुन? जाने कौन है? गुरुदेव, कुत्तों का भौंकना भी बंद हो गया, जैसे कोई बाणों से उनका मुंह सी रहा हो। पर धनुर्विद्या पर इतना बड़ा चमत्कार करने वाला आखिर कौन हो सकता है अर्जुन? चलो आगे चलकर देखते हैं। हो कौन तुम धनुर्धर? श्रेष्ठ है विद्या तुम्हारी, चमक रहा आंखों से तेज प्रताप, किंतु अपरिचित हो आप। हे गुरुदेव, मेरा नाम स्वीकार करें। हूँ मैं आपका ही शिष्य, बताने का अवसर प्रदान करें। झूठ, क्या मुझसे पहचानने में त्रुटि हुई? इच्छा थी मेरी आपसे ही धनुर्विद्या की दीक्षा लेना। याद कीजिए, 10 वर्ष पहले था मैं मिला, ना क्षत्रिय ना ब्राह्मण था मैं, निषाद कुल का। वर्णाश्रम पर संकट जान आपने मेरा परित्याग किया। शास्त्रों वेदों का ज्ञाता मैं, केवल क्षत्रिय ब्राह्मणों की ये विद्या। धनुष बाण का संबंध उच्च वर्ण से, मैं राजधर्म कैसे भूल जाता? हे गुरुदेव, ना जन्म पर अधिकार मेरा, या जन्म जहां अब वही अभिमान मेरा। वो निषाद पर गुरुवर आपको मान लिया, माटी से गढ़ मूरत गुरुवर आपका ध्यान किया। हर लक्ष्य को बाणों से भेद कर नियमित मैंने अभ्यास किया। योग्यता जन्म से नहीं कर्म से होती है, मैंने यह सिद्ध किया। बिन गुरु इतना ज्ञान? तुम धन्य हो एकलव्य, युगों युगों तक मिले तुम्हें
अविस्मरणीय पहचान। संभव का आशीर्वाद कृतार्थ हुई मेरी विद्या। वो मैं शिष्य आपका ही, आज ये सिद्ध हुआ। आशीर्वाद मांगे गुरु दक्षिणा, मैं सर्वत्र न्यौछावर कर दूंगा। गुरु जो मांगे निसंकोच समर्पण कर दूंगा। एक दान मांगता हूं, तेरा गौरव है और मेरी मर्यादा का सब। धन नहीं चाहिए मुझे, न तन और न ही भुजाओं का बल। यदि दे सको तो दो। अपने दाहिने हाथ का अंगूठा, ये दान होगा तेरे समर्पण का प्रमाण, ताकि अर्जुन बन सके महान। गुरुदेव, महान धनुर्धर के साथ ये कैसा अन्याय? एक शिष्य की ख्याति के लिए दूसरे की बलि। क्या यही था एकमात्र उपाय? इस पाप का भागीदार मुझे न बनने दिया जाए। अर्जुन, उसकी प्रतिभा थी अनोखी, शूद्र वनवासी ना समझे उसे बपौती। राजधर्म के लिए एक कठोर वचन निभाया है, तुम बन सको सर्वश्रेष्ठ योद्धा, इसलिए मांगा उसका अंगूठा। भविष्य में जब कभी कोई मुझे संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कहेगा, उस समय एकलव्य का गर्म खून से सना हुआ बंदा मेरा परिहास उड़ाएगा, मेरा परिहास उड़ाएगा। समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? कौन सी अकड़ है तुम में? एकमात्र गवाह हो तुम, नहीं चाहोगे कुछ नहीं होगा। चलो, कॉलेज बिल्डिंग के पीछे का बगीचा देखा है तुमने? वही 4 बजे थे, पूरा कॉलेज खाली था। मुझे लड़की के चीखने की आवाज सुनाई दी। मैं जब वहां पहुंचा तो देखा राजकुमार उसे पकड़े हुए। वो छटपटा रही थी, मदद को पुकार रही थी। जैसे मैंने राजकुमार को आवाज लगाई, वो साला भाग खड़ा हुआ। नहीं तो आज वो होता या तो मैं। इतनी नीच हरकत! तुम चुप रहो।
तुम्हारे कारण आज राजकुमार कॉलेज में है। आज भी मैंने नामर्दों की तरह अनदेखा करना चाहा, क्योंकि मैं प्रिंसिपल नहीं रहता, इनकी सुविधाएं चली जाती। तो नहीं बनते ना प्रिंसिपल, रहने देते हमें भीख मंगा। छोड़ो छोड़ो ये सारी बातें, पहले ये सोचो कि आगे क्या करना है। क्या उस अनुराधा ने रिपोर्ट कर दी? हाँ। और एकमात्र गवाह तुम हो। हाँ। हाँ, तो एक काम करो, एक काम करो, गवाही देने से मना कर दो। नहीं, मैंने चंदू के साथ भी यही किया था। अनुराधा के साथ नहीं करूंगा, मैं सच बोलूंगा। सच बोलने की कीमत जानते हो? अरे सुविधाओं ने तुम्हारे अंदर की औरत को भी मार दिया है क्या? तो नौकरी भी तो छूट जाएगी, फिर क्या करोगे? अरे छूटने दो, नौकरी नौकरी नौकरी। अरे नौकरी नहीं रहेगी तो करोगे क्या? छोड़ो अपना ये आदर्शवाद, छोड़ो अपनी ये सिद्धांत और जाओ चुपचाप रहो, प्रेसिडेंट से हाथ मिलाओ। समझ लो इस बात को, आराम से सोचो। अनुराधा, तुम लोग यहाँ? आना ही पड़ा सर, इसके माँ बाप नहीं चाहते हैं कि ये रिपोर्ट करे। वो लोग इसमें दबाव बना रहे हैं सर, अगर ये रिपोर्ट करेगी तो घर से बाहर निकाल देंगे। अच्छा, तो अनुराधा क्या चाहती? सर मैं रिपोर्ट वापस नहीं लूंगी। अच्छा फैसला लिया। सर आप पीछे तो नहीं हटेंगे ना? अनुराधा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम बस हिम्मत रखो। सर आप कहते तो बहुत कुछ है, पर कर कुछ नहीं पाते। क्या रिपोर्ट लिखने के लिए मैंने नहीं कहा था? अब मैं पीछे क्यों हटूंगा? राजकुमार को सजा मिलकर रहेगी, उसके लिए मुझे अपनी नौकरी क्यों ना छोड़ना पड़ेगा। हेलो, क्या हुआ सर? अनुराधा, मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पाऊंगा। तुम्हारे पिता भी तो यही चाहते हैं ना? राजकुमार को एक मौका दे देना चाहिए। ये आप क्या कह रहे हैं सर? आप ही एकमात्र गवाह हैं, आप जानते हैं। नहीं सर, आपको साथ देना ही होगा हमारा। मैं सही कह रहा हूँ, इसमें अनुराधा की भलाई और तुम्हारी भी। आपकी भी भलाई है ना सर इसमें? अनुराधा, तुम्हारे माँ बाप नहीं चाहते, उन्हीं का ख्याल रखकर कह रहा हूँ। तो सर क्या आप साथ नहीं देंगे? बताइए। चलो अनुराधा। 3 साल पहले चंदू के साथ भी आपने यही किया था। वो ठीक कहता था, वो आपको बड़े बड़े निरर्थक शब्द थूकने वाला नपुंसक बुद्धिवादी कहता था। आप बहुत स्वार्थी है सर, अगर आप मेरा साथ देंगे तो प्रिंसिपल नहीं रहेंगे। चंदू के बदले यही प्रिंसिपल ही ली थी ना आपने मुआवजे में। आप रहिए प्रिंसिपल सर, आप रहिए। अब कल कोई सवाल नहीं उठेगा, आप चिंता मत करिए। चलो अनुराधा, यहाँ रोने से कोई फायदा नहीं होगा। चलो यहाँ से, सब बिक गए हैं यहाँ। चलो। इस समय कौन होगा? नमस्ते लीला जी। आप लोग यहाँ? अभी पता चल जाएगा। मिस्टर अरविंद, क्या कल आप किसी अनुराधा नाम की लड़की से मिले थे? आप? तो आपको तो पता ही होगा कि कल रात अनुराधा ने सुसाइड कर लिया है, और अनुराधा के पास एक सुसाइड नोट मिला जिसमें आपके नाम का भी जिक्र है। तो आपको स्टेटमेंट देने थाने आना होगा। अरे मैडम, गबन के बारे में तो बताइए। जी। और हाँ मिस्टर अरविंद, आप पर कॉलेज के 15,000 रुपए के गबन का आरोप है।
आप कॉलेज के ग्रांट के पैसों का उपयोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं, तो आपको कॉलेज के 15,000 रुपए लौटाने होंगे, वरना आप पर FIR दर्ज करने की मांग है। ये रहा आपके खिलाफ नोटिस, लीजिए। और हाँ, समय से पुलिस स्टेशन आ जाइएगा। अरे लीला जी, देखिए ना, कितनी बार हम मिस्टर अरविंद को समझा चुके हैं, लेकिन ये हमारी बात मानते ही नहीं। अब हम भी क्या कर सकते हैं? हमें अच्छा थोड़ी लगता है बार बार यहाँ। मिस्टर अरविंद, अनुराधा के साथ जो हुआ उसका हमें दुख है, और हमने कॉलेज की तरफ से पुलिस को आश्वासन दिया है कि हमसे जो बन पाएगा वो हम करेंगे। बहुत बुरा, लेकिन एक बात तो बताइए, आपने जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद कर दिया। माना थाली के कर्म अच्छे हों या बुरे, उससे क्या फर्क पड़ता है? सजा देने के लिए भगवान है, और अभी तो आपको पता ही है कि हम किसी को नहीं छोड़ते, इसलिए हम आपको समझा भी चुके थे। अब आप इतना परेशान हो रहे हैं, लीला जी परेशान हो रही हैं, तो ठीक है, हम आपको 5 घंटे का समय देते हैं सोचने के लिए। आपको लगे तो आप विचार कीजिए, चलते हैं। और हाँ, अब आने की जरूरत न पड़े, चलते हैं लीला जी। वरना ये घर मुझे मिल जाएगा। अच्छा लीला जी, आप बुरा मत मानिएगा। नमस्ते। अनुराधा मर गई, मेरी बुजदिली ने उसे मार डाला। उसका विरोध नहीं बिका लीला, नहीं बिका, कोई नहीं खरीद सका उसे। वो चाहते चाहते मुझ पर थूक गई। बहुत बुरा हुआ। 15,000 रुपए का गबन, यानी कल जो फोन आया था वो यही था। हाँ, यही कहा था उसने कल, और अपना सारा किया धरा मुझ पे थोप दी। यानी ग्रांट के रुपए? कॉलेज के ग्रांट के रुपए थे, जिसका इस्तेमाल प्रेसिडेंट अपने निजी कामों में करती थी। कल वो लौटाने वाली थी, उससे पहले ही सब कुछ मुझ पे थोप दिया। इसी डर से मैंने कल अनुराधा का साथ देने से मना किया था। कल उन्होंने मेरी जीत भी छीन ली। लेकिन जब तुम उसके पास गए तो वो पुलिस के पास क्यों गई? डर लीला, डर। अनुराधा की आत्महत्या कर ले। यानी उस पत्र में राजकुमार और तुम दोनों का नाम था। वो तुम्हें दोनों तरफ से फंसा देना चाहती थी। यानी उसने राजकुमार को बचाने के लिए नए हथकंडे अपनाए। हाँ। लीला, तुम मुझ पे थूक सकती हो। मुझ पे थूको लीला, मुझ पे थूको। तुम्हें क्या हो गया? मुझ पे थूको लीला। आत्मज्ञान हो गया है मुझे, आत्मज्ञान, अपने झूठ होने का आत्मज्ञान, सड़े हुए आटे में मिलाने वाला कीड़ा होने का आत्मज्ञान, समझौते के फंदे में अपने आप को 2500 बार लटकाने की कोशिश, दूसरों के नकाब उतारने की कोशिश में खुद रंगा हो जाने वाला मैं। मुझ पर थूको लीला, मुझ पे थूको, मुझ पे थूको, मुझ पे थूको। इस्तीफा लिख रहे हो? और क्या करूं? तुम जो आए यही कहेंगे कि ठाठ से नौकरी करो और उस प्रेसिडेंट का साथ दो। नहीं, अब साथ देने से कुछ नहीं होगा। वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। उसके हाथ पैर पड़ो, उससे कहो कि
जैसा जैसा वो कहेगी वैसा वैसा तुम करोगे। ये देखो तुम्हारा सुखी जीवन, तुम्हारे एक सच के चलते सारा कुछ छिन जाएगा, तुम रास्ते पर आ जाओगे। नहीं, मेरे कारण उस लड़की ने आत्महत्या की है। मैंने उसे दगा दिया। मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ। प्रायश्चित ही करना है तो तुम भी आत्महत्या करो, लेकिन उसकी जरूरत नहीं। स्त्री का अपमान कोई नई बात तो नहीं, वो तो होता ही रहा है। क्या तुम्हारा द्रोणाचार्य कौरवों की दास्तां छोड़कर चला गया था? उसने तलवार क्यों नहीं उठाई? मेरा नाटक क्यों नहीं याद करते तुम? द्रौपदी का सार्वजनिक रूप से अपमान हुआ था, द्रोणाचार्य वही था। वो चुप क्यों था? बोलो, वो चुप क्यों था? याद करो मेरा नाटक, याद करो मेरा नाटक, याद करो मेरा नाटक, याद करो, याद करो, याद करो। दास बैठा अश्वत्थामा करे सोच विचार, पूछे अपनी माता से। माते, जब राजस्वला द्रौपदी को भरे दरबार में नग्न किया जा रहा था, आकाश के टुकड़े टुकड़े कर देने वाली उसकी मर्मभेदी आवाज जब संपूर्ण पुरुष जाति को पुकार रही थी, फिर भी मैं चुप रहा। ना जाने ऐसा क्यों किया मां, ना जाने ऐसा क्यों किया। मां, मेरे संस्कारों में ऐसी क्या कमी रह गई थी जो मेरा लहू गर्म नहीं हुआ? यदि मार डालते दुर्योधन के भाई तुझे, तो मुझे दुख नहीं होता। तू गलत जाता, धरती फाड़ डालता। स्त्री के दूध का ऋण एक स्त्री की रक्षा करके तू चुकाता। क्या हुआ अशोक? पिताश्री, प्रश्नों ने मेरे मन को बाधित है किया। कल दरबार में चुप रहने के लिए किसने आपको विवश किया? कौरव पांडव दोनों के आप गुरु रहे, फिर एक ही पक्ष का गुरु धर्म है क्यों निभाया? पांडवों का गुरु मैं रहा कहां, किया वही राजधर्म ले गया जहां। द्रौपदी की पुकार जब किसी ने सुनी नहीं, तब आके वो सामने आपके हुई खड़ी। कहा उसने, आचार्य, न पांडव न कौरव आपके रक्त संबंधी, शिष्य है आपके ये सत्ताधारी। सत्ता का आपको मोह नहीं, निश्चय ही मुझसे कोई प्रतिशोध नहीं। क्या दुर्योधन गुरु का कहना ना माने? शिष्यों में सर्वश्रेष्ठ शिष्य अर्जुन की पत्नी जान रोक दे मेरा सार्वजनिक अपमान। क्या था ये धनुष और भेद दे मेरे प्राण। आचार्य तो केवल एकलव्य का अंगूठा कटवाने या कर्ण को सूत पुत्र कहने तक सीमित था। रोक न पाए अपने शिष्यों को क्योंकि उन पर नैतिक अधिकार न था। शिक्षक को अन्याय पीने की परंपरा दे दी, पिताश्री इतिहास को सेगा कैसी छवि दे दी, कैसी छवि दे दी। शत्रु द्रुपद की कन्या मैं द्रौपदी अपमानित होते देख क्या आपको आनंद मिला? मेरे पिता द्रुपद से अश्वत्थामा, तेरे पिता ने है प्रतिशोध लिया। नहीं, नहीं। अशु, तू भी चुप रहा। तू कुछ क्यों नहीं बोला? तू कुछ क्यों नहीं बोला? तेरा आचार्य तू ब्रह्म ज्ञान सब ढूंढ था। द्रौपदी
का खुला शरीर देखने की लालसा में तू भी तो अंधा नहीं था। कृपी! देखो मत, बहुत होता। कौरव मिलकर यदि तुम दोनों का वध कर देते। यदि प्रतिशोध ने मेरे विवेक को जीता, याद करो किसने मुझे भड़काया, राजकीय दास्ता की ओर ढकेला। प्रतिशोध वह सुविधा भोगी होने के लिए कृपी तुमने ही था मुझे उकसाया। तुम मुक्त हो जाते ना राजकीय दास्ता से, स्त्री का अपमान सह गए शांति से। अपनी आय सत्य का साथ दे पिताश्री, अपनी आय सत्य का साथ दे। संभव नहीं, इस अवस्था में परिवर्तन नहीं। तो द्रौपदी के अपमान के अब क्या परिणाम? युद्ध, सर्वनाश। अब मेरी दी हुई विद्या सहस्त्रों बलिदान लेगी। दारिद्र से बदले की भावना मुझे भी ग्रस लेगी। मनुष्य मनुष्य ना रहेगा, चलता भविष्य दिखाई देगा। चारों ओर युद्ध का कोलाहल होगा। भविष्य से महाभारत का रण कहेगा। योर ऑनर, ये है मिस्टर अरविंद। इन पर आरोप है कि इन्होंने अपने ही कॉलेज के प्रेसिडेंट, जहां ये प्रिंसिपल हैं, उनकी हत्या कर दी। बदले की भावना रखते हुए इन्होंने अपने ही कॉलेज के प्रेसिडेंट को पहाड़ी से धकेल दिया। साथ ही इन पर आरोप है कि इन्होंने पुलिस को गुमराह करने की भी कोशिश की। हाँ तो मिस्टर अरविंद, बताइए कि उस दिन क्या हुआ था? यह आरोप सरासर गलत है। वो एक हादसा था। प्रेसिडेंट मैडम तराई का मेला देखना चाहती थी। वो पहाड़ की छोर पे गई, बैलेंस बिगड़ा और गिर गई। योर ऑनर, मैं इस हादसे के एकमात्र चश्मदीद गवाह चंद्रशेखर उर्फ चंदू को कोर्ट रूम में बुलाना चाहती हूँ। इजाजत है। योर ऑनर, माफी चाहते हैं कि अभी हमारे चंद्रशेखर कोर्ट रूम में मौजूद नहीं है, तो आपसे अपील करते हैं कि थोड़ा सा वक्त हमें दे दें। इजाजत है। क्या आप अरविंद से कोई और सवाल पूछना चाहती हैं? नो योर ऑनर, क्योंकि मुझे मालूम है कि अब मिस्टर अरविंद के पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है और हमारे पास वो सबूत है, वो गवाह है, जिससे साफ पता चल जाएगा कि इस हादसे के गुनहगार मिस्टर अरविंद ही हैं। तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगी कि थोड़ा सा हमें और वक्त दे दें ताकि हम आज के गवाह को प्रस्तुत कर सकें। योर ऑनर, चंद्रशेखर कोर्ट रूम में आ चुके हैं, तो मैं आपसे इजाजत मांगना चाहूंगी कि हम उन्हें कटघरे में बुला सकें। इजाजत है। मिस्टर चंद्रशेखर, आप कोर्ट को बताइए कि आप मिस्टर अरविंद को कैसे जानते हैं? एक कॉलेज में मेरे प्रोफेसर थे पिछले 8 साल से। आपका इनसे क्या विरोध था? मेरा इनसे कोई विरोध नहीं था। मेरा विरोध तो कॉलेज अथॉरिटीज से था। यानी मेरे ऊपर नकल करने का गलत आरोप लगाया गया था उस राजकुमार को बचाने के लिए, जो प्रेसिडेंट का लड़का था। मिस्टर अरविंद सब जानते थे, फिर भी ये प्रेसिडेंट के साथ हो लिए और प्रिंसिपल बन गए। आप अनुराधा को कैसे जानते हैं? मिस्टर अरविंद, मिस्टर चंद्रशेखर, मैं आपसे पूछती हूँ कि आप अनुराधा को कैसे जानते हैं? मैं उससे प्रेम करता था। मेरे जीवन की प्रेरणा थी वो। हम दोनों कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे। उसे भी मिस्टर अरविंद पर पूरा भरोसा था, लेकिन इन्होंने उसे भी धोखा दे दिया। इस कारण उसने आत्महत्या कर दी। उस घटना के बाद राजकुमार को बचाने के लिए इन्होंने उन पर गलत आरोप लगाए। पुलिस तक इनके घर गई, लेकिन ये डर गए और प्रेसिडेंट के साथ हो लिए।
और अनुराधा का केस वो फाइलों के साथ ही कहीं बंद हो गया। मिस्टर चंद्रशेखर, आपने उस दिन पहाड़ी पर क्या देखा और आप वहां क्यों गए थे? मैं मरने गया था, मुझे किसी पर भरोसा नहीं था। तभी मैंने देखा कि मिस्टर अरविंद और प्रेसिडेंट मैडम पहाड़ी के उस छोर पर खड़ी हैं। नीचे तराई का मेला चल रहा था। तभी अचानक मिस्टर अरविंद ने हाथ आगे बढ़ाया और प्रेसिडेंट मैडम खाई से नीचे गिर पड़ी। तो क्या मिस्टर अरविंद ने प्रेसिडेंट को धक्का दिया? तुमने सबको धोखा दिया, सबको। तुम्हारे शिष्य, तुम्हारे कर्मचारी, सबको यही लगता था कि तुम प्रेसिडेंट के हो। नहीं, ये नहीं, ये झूठ है। मैंने किसी को धोखा नहीं दिया। फांसी का फंदा पास आ रहा है, अब तो सच बोलो। जानबूझकर मैंने कुछ नहीं किया। पर चंदू क्या बोलेगा? चंदू, चंदू सच बोलेगा, वो मुझे बचाएगा। एकमात्र चश्मदीद गवाह है वो। देखो क्या बोलेगा। मिस्टर चंद्रशेखर, मैं आपसे पूछती हूँ, क्या मिस्टर अरविंद ने प्रेसिडेंट को धक्का दिया या नहीं? हो सकता है, क्योंकि ये बदला तो लेना ही चाहते थे उनसे। वैसे भी इनकी पिछली बातों से साफ जाहिर होता है, क्योंकि मैडम ये भागने लगे। भागते भागते प्रेसिडेंट के घर गए। मैंने इन्हें आवाज भी दी, लेकिन ये रुके ही नहीं। और वहां पुलिस को बताया कि एक्सीडेंट हो गया। तो क्या इन्होंने आपको देखा था? हाँ, योर ऑनर, साफ जाहिर होता है कि मिस्टर अरविंद ने चंदू की मौजूदगी पुलिस को नहीं बताई, क्योंकि इनको लगा था कि ये चंदू को खरीद लेंगे। और हमारे पास वो सबूत है जिससे साफ जाहिर होता है कि मिस्टर अरविंद का प्रेसिडेंट से पहले से ही विरोध था। क्या आप विटनेस चंद्रशेखर को चंदू से कोई और सवाल पूछना चाहती हैं? नो योर ऑनर। Now the defense counsel may cross-examine the victim. The court is adjourned till 1 hour. क्या सोच रहे हो? यही कि चंदू सच क्यों नहीं बोला। उसने झूठ भी तो नहीं कहा। उसने कहा कि हो सकता है। नहीं, वो जानता था कि मैंने कोई अपराध नहीं किया, फिर भी वो झूठ बोला। यही प्रश्न पूछा था द्रोणाचार्य ने। बिल्कुल यही प्रश्न। याद करो, महाभारत का 15वां दिन, घमासान युद्ध। द्रोण स्वयं सेनापति था। उसने पद्माकार व्यूह की रचना की थी और पांडवों की सेना पर कहर ढा रहा था। और इसी बीच अश्वत्थामा मारा गया! अश्वत्थामा मारा गया! अश्वत्थामा मारा गया! कौन मरा? अश्वत्थामा नाम का हाथी या मेरा पुत्र बदाप्रतिहारी? कौन मरा? अर्जुन की बाण शक्ति से कौरव सेना भागी युद्ध क्षेत्र से। चारों ओर मचा हाहाकार। मरा आपका पुत्र या हाथी, मैं कैसे बताऊं आचार्य। तभी हुआ वहां युधिष्ठिर का आगमन। पूछा द्रोण ने, मिटा शंका रहितपन। गुरु को धरती पर विवश देख युधिष्ठिर के मन में उठा आवे। पूछा द्रोण ने, युधिष्ठिर, मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में बताओ, अश्वत्थामा नाम का हाथी मरा या मेरा पुत्र वो नर्था की कुंजर? बताओ युधिष्ठिर। गुरुदेव, जानू मैं इतना कि अश्वत्थामा मारा गया। वो नर्था की कुंजर, इसी पे मेरा जीवन निर्भर। गुरुदेव, अश्वत्थामा अवश्य मारा गया। वो नर था।
पिताश्री, तुम जीवित हो अश्रु? हाँ पिताश्री। फिर गुरु दक्षिणा के रूप में युधिष्ठिर ने झूठ क्यों कहा? गुरु के जीवन का दिन एक आला है। समय अनुरूप युधिष्ठिर झूठ बोलना धर्म की बात। यदि तुम सच भी कहते तो क्या ये इतिहास झूठ बोलता? पिताश्री नहीं, मैं द्रोणाचार्य नहीं हूँ। द्रोणाचार्य है। मैं द्रोणाचार्य नहीं हूँ। तू द्रोणाचार्य है। द्रोणाचार्य नहीं हूँ। तू द्रोणाचार्य है। द्रोणाचार्य नहीं हूँ। तू द्रोणाचार्य है। हाँ, मैं द्रोणाचार्य हूँ। व्यवस्था और सत्ता के घोड़ों से पिता हुआ द्रोणाचार्य इतिहास की धार में लकड़ी की धूल की तरह बहता हुआ, वर्तमान की कगार से लगा हुआ सड़ा गला द्रोणाचार्य। एक और द्रोणाचार्य। सहन की कैसी परंपरा, एक कहानी द्रोणाचार्य की है वर्तमान की। एक कहानी द्रोणाचार्य की है वर्तमान की। गुरुओं को अन्याय सहन की कैसी परंपरा मिली। एक कहानी द्रोणाचार्य की। एक कहानी द्रोणाचार्य की। एक कहानी द्रोणाचार्य की। अर्जुन बना श्रेष्ठ धनुर्धर, वर्तमान क्यों रो पड़ा? चीर हरण द्रौपदी का हुआ, वर्तमान शर्मसार हुआ। सब सत्य जानते हुए द्रोणाचार्य क्यों मौन रहा? एकलव्य का योग्य अंगूठा क्यों धर्म पर बलि हुआ? एकलव्य है सामर्थ्य तुझमें, तू असंख्य अर्जुनों को कर पराजित। कर स्वयं का भाग्य उदय हो भाग्य बनकर। बढ़ विजय पथ पर बन आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर। अब नवयुग की ओर चले हम, कलयुग का उत्थान हो। अब नवयुग की ओर चले हम, कलयुग का उत्थान हो। कल का इतिहास बदलने को पराजय करो द्रोण को। एक कहानी द्रोणाचार्य की है वर्तमान की। एक कहानी द्रोणाचार्य की। एक कहानी द्रोणाचार्य की। एक कहानी द्रोणाचार्य की। जो कर्तव्य ध्वनि आप लोग सुन रहे हैं, निश्चित रूप से आज के इस मंचन की सफलता का यह द्योतक है। तो मैं समस्त जो मंच पर कलाकार हैं और जो मंच के परे हैं, जितने भी लोगों ने इस मंच को, इस मंचन को बनाने में अपना योगदान दिया, उन सभी की ओर से आप सभी का साधुवाद करता हूं। थोड़ी देर जरूर बने रहिएगा, क्योंकि हमारे बीच जितने भी कलाकार हैं, इन कलाकारों का जो अभिनय है उसके हेतु आपके हृदय से जो प्रेम की उष्णता है वो आपके हाथों से इनके हृदय तक जरूर पहुंचनी चाहिए। और कई ऐसे साथी कलाकार हैं जो हमारे जनपद के बाहर के हैं, जो इस 1 महीने की कार्यशाला के लिए यहाँ आए थे और आज उन्होंने इस मंचन को हमारे इस जगह पर किया। उनके लिए भी आपकी उष्णता की जो हाथों की तालियां हैं वो जरूर पहुंचे हैं। मैं जो हमारे साथी मंच पर हैं जिन्होंने अभिनय किया उनका नाम लूंगा, जो जिस पात्र की भूमिका में थे। बहुत सुंदर अभिनय था। देखिए कि किस प्रकार से गुरु द्रोण और अरविंद को किस रूप से समायोजित किया गया है। तो अरविंद की भूमिका में हमारे बीच बहुत सुंदर जो अभिनय किया था दीपक मंडल भाई। तो
लीला की भूमिका निभाई, क्योंकि सभी साथी कलाकारों ने अद्भुत कार्य किया है। तो लीला की भूमिका सपना लोहिया जी ने निभाई। यदु की भूमिका में आदर्श रावत और प्रिंसिपल की भूमिका में दीपक राणा। राजकुमार की भूमिका निभाई सिद्धार्थ सिस्ताई। प्रेसिडेंट और सूत्रधार प्रीति रावत। भारत आती है विमलेंदु। विमलेंदु की भूमिका राजेश और अनुराधा की भूमिका में शीला कोश्यारी। कल्पना हंसा राणा। चंदू अश्वस्थामा के रूप में पंकज अंबोज। द्रोणाचार्य मैं आपके लिए विशेष रूप से इसलिए कहूंगा कि जबलपुर से आप आए हैं, तो एक बहुत बड़ी बात है कि पिथौरागढ़ में हमारे जबलपुर से आप हमारे बीच हैं और आप इस भूमिका में थे गुरु द्रोण की अभिषेक पटेल। कृति की भूमिका निभाई विनीता। जो जब एक बहुत मार्मिक दृश्य था कि मुझे भी बड़ा एक क्योंकि एक शिक्षक होने के नाते मैं इस भाव को इसलिए समझता हूं कि कई बार हम लोग बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन कई बार ऐसे हालात होते हैं कि हम भी टूटने लगते हैं, क्योंकि हमारा परिवार भी हम पर दबाव बनाता है। लेकिन वो तो हमारा जो एक उम्र है, उस उम्र में हम कई चीजें सामाजिक दायरों से समझ सकते हैं, लेकिन जिस रूप से एक बहुत मार्मिक एक चीज थी कि बच्चे को ये पता ही नहीं कि दूध का स्वाद कैसा होता है, उसको एक आटा घोल के पिला दिया एक उस गुरु ने, जो एक ऐसा आचार्य था जिसने ऐसे धनुर्धारी पैदा किए कि जिसका लोहा आज भी विश्व मानता है। उस अश्वस्थामा, उस ब्राह्मण की भूमिका इतनी दयनीय थी कि उसे समझौता करना पड़ा। तो अश्वस्थामा का जो एक बहुत छोटा अश्वस्थामा का एक बहुत ही मार्मिक जो दृश्य था वो निभाया है साक्षी तिवारी। अंकित पांडे अर्जुन की भूमिका में। एकलव्य की भूमिका में थे विशाल सिरोला। पुलिस और वकील दोनों की जो भूमिका निभाई संजू चुलकोटी। हमारे बीच कई ऐसे कलाकार होते हैं जो इस अभिनय को बनाने में पूरा बैक स्टेज मदद करते हैं। तो स्वयं इसके निदेशक जिनका पूरा इसमें मार्गदर्शन भी रहा, आज लाइट की भूमिका में भी अपने को बखूबी निभाया कैलाश कुमार जी। और ये एक ईश्वरीय गुण है कि माँ शारदा का वरद हस्त जिस पर पड़े उसके कंठ से जो एक वाणी निकलती है। तो संगीत की भूमिका में भाई दिनेश कुमार जी और दीपक कुमार जी, दोनों ने बहुत सुंदर और लाइव संगीत जो चलाया था, जहाँ पर कोई ऐसी भूमिकाएं थी कि हर एक एक क्षण को पकड़ना पड़ता है। तो स्वयं तनुजा गोस्वामी। अभी तो आपने पिथौरागढ़ को बहुत बड़ा गौरव अभी दिलाया है। आप लोगों ने सुना होगा न्यूज के माध्यम से कि पूरे भारत में केवल 22 लोग सेलेक्ट होते हैं, उसमें आपने चौथी स्थिति प्राप्त करी थी बीएनए में। तो एक शिक्षक साथी है, अपना शिक्षा भी दे रहे हैं, उसके बावजूद समय निकालकर और शिक्षा के साथ साथ आप अपना समय भी देते हैं। तो हमारे बीच हैं आदरणीय सुनील उप्रेती जी, कुमार जी और आरती गेड़ा, जो विशेष उनका सहयोग होता है। सह निर्देशन तनुजा गोस्वामी और इस पूरे नाटक को निर्देशित किया। अभी बहुत बड़ा एक गौरव पिथौरागढ़ को मिला है, क्योंकि जिया रानी का ये गढ़ भी है, यहीं पर जिया रानी रही है, जिसको पिथौरागढ़ का किला आज
सूरगढ़ के रूप में भी जाना जाता है। उसकी ही महारानी जिया रानी रही है, उसका इतिहास कुछ लोगों को पता होगा। उसी के ऊपर शोध के लिए ये भी बहुत बड़ा चयन होता है भारत सरकार का। तो शोधार्थी के रूप में जिसको फेलोशिप मिली है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो जो इसकी निर्देशिका हैं प्रीति रावत, और जो इस नाटक के लेखक हैं शंकर शेष जी, उनके लिए भी बहुत बहुत अभिवादन। हम आभार प्रकट करते हैं जिला पर्यटन विभाग का, KMVN पिथौरागढ़ का, सूचना विभाग का, अजीम प्रेम जी फाउंडेशन का, नगर निगम पिथौरागढ़ का, और हमारी महापौर मैम, समस्त स्टाफ का, मुख्य विकास अधिकारी का, और हमारे बीच आदरणीय वर्मा जी भी रामला कमेटी से जुड़े हैं, आप भी हमारे बीच हैं। पूरी रामला कमेटी का भी बहुत बड़ा सहयोग इसके साथ रहा है, उन्होंने अपनी जगह भी इसमें दी है और समय समय पर बहुत बड़ा सहयोग आप भावरा काल देते हैं। तो पूरे रामला कमेटी का और अब क्योंकि ये एक पूरी प्रोडक्शन ओरिएंटेड वर्कशॉप थी, तो जितने भी हमारे सर्टिफिकेट बंटने हैं, आप सभी गणमान्य अतिथियों के करकमलों से हमारे जो साथी कलाकार हैं इन्हें सर्टिफिकेट भी बंटने हैं। बस अगर 1 मिनट आप बैठ गए तो लगेगा कि पिथौरागढ़ हमारे जो एक कला है उसके प्रति अपना स्नेह रखता है, और जो हमारे साथी कलाकार हैं उनको भी सम्मान देना जानता है। 2 मिनट आप बैठ सकते हैं, क्योंकि आप देखें कि हमारा तो थोड़ा ही समय है, ये लगभग पूरे महीने से लगे हैं, अपने घर को छोड़कर आए हैं। तो मैं हमारे बीच में आदरणीय राम सिंह बिष्ट जी हैं, हमारे बीच में हेमंत गुरु जी हैं, हमारे बीच में आदरणीय ललित पंत जी हैं, योगेश भट्ट जी हैं, राजीव पांडे जी हैं, और वर्मा जी हैं, हमारे बीच में चौधरी जी हैं। आप सभी को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं ताकि आपके करकमलों से इन सभी को सर्टिफिकेट बचेगा। आदरणीय भुवन पांडे जी हमारे बीच हैं, और जैसे जैसे मेरी नजर जाती रहेगी आप सभी लोगों को मेरा अनुरोध रहेगा कि कृपया आप सभी लोग जिनका नाम लिया है वो कृपया मंच तक आए, क्योंकि आप सभी लोगों ने भी रंगमंच पर बहुत बड़ा एक अपना स्थान दिया है। आदरणीय गिरीश गुजारा जी हमारे बीच हैं, कपिल भट्ट जी हैं, आपको भी मैं ससम्मान यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ कि आप लोग इस धुरी हैं इस पिथौरागढ़ की, तो कृपया आप मंच तक आए। दीप जोशी जी, पंकज भाई, दीप भाई, आप लोग भी मंच तक जरूर आए, क्योंकि आप लोग कला जगत से जुड़े हैं। आप सभी लोग मंच पर आप लोगों का स्वागत कर रहे हैं, कृपया मंच तक आने का कष्ट करें। और ये जो सर्टिफिकेट हैं मैं जैसे जैसे नाम लूंगा, ललिता आइए, आइए, योगेश भट्ट जी, और जैसे कि मुझे सूचना मिली है कि हमारे बीच जो ये 22 नए प्रतिभागी जो इसमें थे, जिन्होंने ये 1 मंथ की ये ओरिएंटेड कार्यशाला ज्वाइन करी थी, आपके लिए ये सर्टिफिकेट है। मैं जैसे जैसे आपका नाम लूंगा तो जो हमारे अतिथि हैं उनके हाथों से आपको यह पत्र सर्टिफिकेट प्राप्त होना है। ठीक है, मैं आदरणीय राम सिंह बिष्ट जी आपसे अनुरोध करूंगा कि आदर से आप आगे आए और आप राम सिंह बिष्ट जी के द्वारा यह एक भावराग ताल नाट्य अकादमी का जो एक 1 मंथ की प्रोडक्शन वर्कशॉप है, इससे ये सर्टिफिकेट ग्रहण करें। अच्छा, मेरी नजर रचना शर्मा जी पर भी जा रही है, कलोनी जी नहीं है, जगदीश दा हमारे थे कहीं, अच्छा विनीता कलोनी जी आप जो, अच्छा जगदीश दा हैं, प्लीज। इसके बाद जो दीपक राणा है, मैं अनुरोध करूंगा हेमंत महाराज जी से कि वो दीपक राणा को यह सर्टिफिकेट दें।
साथ ही राजकुमार की भूमिका में जो सिद्धार्थ सिस्ताल हैं, आप मंच पर आए और वर्मा जी आपसे अनुरोध रहेगा कि राजकुमार को देना बहुत जरूरी है, तो नाराज हो जाएगा। इसके बाद मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय ललित पंडित जी से कि वो अनुराधा की भूमिका में सीधा सारी चीजें उन्हें और इसके बाद कल्पना की भूमिका में हंसा राणा जी, आपसे अनुरोध रहेगा। साथ ही हमारे बीच आदरणीय भुवन पांडे जी ने आपसे अनुरोध रहेगा। इसके बाद पंकज पांडे जी चंदू अस्वस्थामा की भूमिका में। राजीव पांडे जी आपसे अनुरोध रहेगा। हेलो। द्रोणाचार्य के लिए योगेश्वर जी आपसे अनुरोध रहेगा कि कृपया कृपी की भूमिका। हेलो विनीता जी। इसके बाद जो छोटा अस्वस्थामा की भूमिका में साक्षी तिवारी हैं, रचना शर्मा जी से अनुरोध रहेगा। जगदीश कॉलोनी जी से अनुरोध रहेगा कि अर्जुन की भूमिका में अंकित पांडे हैं। आलोक चौधरी जी हमारे बीच हैं, कृपया। विशाल सिरोला एकलव्य की भूमिका में। महेश बराल जी और संजो चिलकोटिया पुलिस वकील की भूमिका में। तो इसी के साथ पात्र और भी हैं, लेकिन कुछ पात्र जो पहले से थे, तो ये जो नवीन पात्र हैं जिन्होंने कार्यशाला में भूमिका निभाई और पहली बार मंच पर आए और बहुत बखूबी से बहुत सुंदर प्रस्तुति आप लोगों ने करी है। निश्चित रूप से ये एक बहुत अच्छा क्षण है हमारे पिथौरागढ़ के काल को बहुत बहुत साधुवाद है। और हमारे बीच जितने भी साथी मेहमान हमारे बीच हैं, आप लोग लगातार यूं ही बने रहिए और पिथौरागढ़ का जो स्नेह है वो आप सभी को सभी की भावनाओं के साथ मिलता रहे, ऐसी शुभकामनाएं भी आपके साथ हैं। और आप लोग जीवन में जहाँ पर भी जाएं, इस परख नाट्य परख जो भी कार्यशाला है, इसका जरूर जीवन में आपको कहीं ना कहीं लाभ अवश्य मिलेगा, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। समापन हेतु मैं आदरणीय राम सिंह मिश्र जी से दो शब्द भी चाहूँगा। ये थोड़ा सा इसको माइक को उसको साउंड को आगे ला दीजिए। नमस्कार आप सभी को, मंच पर उपस्थित सभी श्रद्धेयजन और कलाकार बंधु, मैं धन्यवाद देता हूँ भावराग ताल के डायरेक्टर कैलाश कुमार जी को और उनकी टीम को, जिन्होंने बेहतरीन नाट्य मंचन आदम सपनों को दिखाया। एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस यहाँ पर था। जैसे कि आप लोगों को पता है कि थिएटर में कोई रिटेक नहीं होता। इतना शानदार मंचन जो इन बच्चों ने दिखाया, करीब मेरे ख्याल से 1 महीने से लोग यहाँ पर रिहर्सल करते, प्रैक्टिस करते, इनकी सेमिनार लगे थे हम लोग।
तो हमें बड़ा अच्छा लगा कि पिथौरागढ़ में कुछ बच्चे ऐसे भी हैं। नहीं तो यहाँ के बच्चों को हम देखते हैं ज़्यादातर कोई नेता आ जाए, नीचे मतलब ऐसे तक पहुँचना, उनकी जयजयकार करना, चाहे कोई किसी पार्टी का नेता आ जाए। इन बच्चों ने एक सिस्टम बना रखा हमारे यहाँ। आज पहली बार मैंने देखा कि हमारे बच्चे एक पॉजिटिव दिशा की उनकी यहाँ जा रहे हैं। ये अच्छा लगा हमको देखने में। नहीं तो क्योंकि किसी के पिताजी दिल्ली में काम कर रहे हैं, किसी के बॉम्बे में है, किसी के महाराष्ट्र में, किसी गुजरात में है, वो एक सोच के हमारे बच्चे यहाँ बढ़िया पढ़ रहे हैं। पिथौरागढ़ में मैं बच्चों को स्कूल डाल रहा हूँ, लेकिन बच्चे यहाँ जिस दिशा में जा रहे हैं हम लोग देख ही रहे हैं। तो मेरा और लोगों से मुझे उम्मीद है कि इस तरह की सकारात्मक सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ें, अपने शहर को, जो हमारा एक पिथौरागढ़ शहर जो है, इसको सुंदर बनाएं, सांस्कृतिक बनाएं, स्वच्छ बनाएं। अभी हाल ही में देखा होगा हमारे कई लोग, समाज सेवी लोग, दलित बंदी यहाँ पर खड़े हैं। इनको क्या जरूरत है? इन्होंने एक बढ़िया सा यहाँ के लोगों के लिए एक चिकित्सा सुविधा दी है, ऊपर हाईस्कूल खोल रखा है, और गांव-गांव जाकर के गरीब बुजुर्ग लोगों के लोग सेवा करना। तो ऐसे लोग हमारे बीच में हमें पिथौरागढ़ में हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे बच्चे इस कल्चर से जुड़ें, क्योंकि थिएटर का शौकीन मैं शुरू से रहा हूँ। मैंने बहुत सारे प्ले देखे हैं, मैंने चाहे बॉम्बे में, चाहे बरेली में, चाहे दिल्ली में।